हेलो एवरीवन। तो आज अपन करेंगे सेक्शन 143। ठीक है, तो ये सेक्शन 143 है कंपनीज एक्ट 2013 का। ठीक है, ये अपने सीए फाइनल के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 143। ठीक है, क्योंकि इसमें 99% चांस है कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में आए या फिर 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, हाईली चांस रहते हैं कि सेक्शन 143 से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, इसलिए अपन इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे सेक्शन 143 कंपनीज एक्ट 2013 का। तो अब सबसे पहले जानना रहेगा कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर अपन को पढ़ने और ये किसके लिए रिलीवेंट है। तो सेक्शन 143 का नाम है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ये सेक्शन 143 का नाम है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, ये ऑडिटर के लिए रिलेवेंट है। ऑडिटर के पास क्या राइट्स है, क्या पावर्स है और उसकी क्या ड्यूटीज़ है। ठीक है, यहाँ ड्यूटीज़ वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ऑडिटर को कहीं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं हो सकता है कोई लीगल कंप्लेंसेस हो, उसका रिपोर्ट करना पड़े। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा। अब अपन सबसे पहले इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेक्शन 143(1). ठीक है, तो सबसे पहले एक अपन बेसिक ओवरव्यू जान लेते हैं। सेक्शन 143(1) में राइट्स ऑफ ऑडिटर है। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है राइट्स ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो ऑडिटर के पास कौन कौन से राइट्स है, सबसे पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला राइट्स है ऑडिटर का कि एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यानी कि ऑडिटर किसी भी कंपनी के ऑडिट कर रहा है, तो जिस भी कंपनी के ऑडिट कर रहा है उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का उसके पास एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला राइट है। ठीक है, सेकंड है अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर है। ठीक है, यानी कि वो कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है ऑडिटर, तो उसके पास ये राइट है कि वो कोई सी भी सब्सिडरी हो या फिर एसोसिएट्स हो, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी ऑडिटर के पास एक्सेस रहना चाहिए। ठीक है, अगर उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है तो उसको सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स उस कंपनी की उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, सब्सिडरी का भी एक्सेस, सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसका मतलब है अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑडिटर के लिए ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, तो मैनेजमेंट देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। ठीक है, यानी कि ऑडिटर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जानी चाहिए बाय मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ बात नहीं कर सकते। ठीक है, ऑडिटर तभी बात करेगा जब उसको फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट कोई इंक्वायरी करनी होगी या फिर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट राइट है रिपोर्ट टू मेंबर्स। रिपोर्ट बनाकर मेंबर्स को सबमिट कर सकते हैं ऑडिटर। ठीक है, ये बेसिकली राइट भी है और ड्यूटी भी ऑडिटर का। ठीक है, कि रिपोर्ट्स करना पड़ेगा मेंबर्स को। ठीक है, और एक लास्ट राइट है राइट टू लीन। ठीक है, लीन का क्या मतलब होता है, चार्ज। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले क्या होता है, एंगेजमेंट लेटर साइन होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग ऑडिट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया। ठीक है, ऑडिटर ने पूरा ऑडिट भी कंप्लीट कर ली, पर बीच में क्या हुआ होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर ने लॉफुली ऑब्टेन करे होंगे क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है,
ऑडिटर ने क्यों ऑब्टेन करे होंगे क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए, ठीक है। पर अब क्या हो गया, लास्ट में ऑडिट कंप्लीट हो गई। अब क्या कर रहा है क्लाइंट, ऑडिटर को फीस नहीं दे रहा है, ठीक है। उसकी ऑडिट जो ऑडिटर ने ऑडिट करा उसके लिए फ़ीस नहीं दे रहा है क्लाइंट, ठीक है। तो अब ऑडिटर के पास क्या राइट है कि ऑडिटर ये क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रख सकता है जब तक उसका फ़ीस का पेमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। ये बेसिकली एक राइट बना हुआ है, बहुत ही पुराना है, पर आज की लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो अगर क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर रख भी रहेगा तो क्लाइंट के पास ऑब्वियसली दूसरे फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तो रहेंगे उसके पास, और जो क्लाइंट देगा ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए वो भी सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही देगा। तो आज के टाइम में ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट, राइट टू लीन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें एक डाउट आता है, ऑडिट कंप्लीट तो कर लिया ऑडिटर ने, ठीक है, क्लाइंट ने फीस नहीं दी ऑडिटर को, तो अब क्या जो ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स है, ठीक है, तो क्या उस पर राइट टू लीन एक्सरसाइज हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो ऑडिटर ने इस क्लाइंट की ऑडिट करी, ठीक है, फर्म की ऑडिट करी, तो इसमें लिखा हुआ है वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो अगर वो उस पर राइट टू लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता क्योंकि वर्किंग पेपर्स तो प्रॉपर्टी ऑडिटर की है, ठीक है। राइट टू लीन कब एक्सरसाइज होगा, जब दूसरे की प्रॉपर्टी को वो अपने पास रख रहा है, क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट अपने पास रख रहा है, तो इसलिए एक्सरसाइज हो सकता है, अदरवाइज इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अपन आ जाते हैं सेक्शन 143(1) में ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बता रखी है, ठीक है। ड्यूटी टू मेक इंक्वायरी, ठीक है। अगर ऑडिटर को इन पॉइंट्स के जो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर कोई सस्पिशियस लगता है तो ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो इस बारे में इंक्वायरी करे, ठीक है। बेसिकली ये ऑडिटर को करना पड़ता है, ठीक है, हर एक कंपनी में, क्योंकि ये एक एसेंशियल ड्यूटी है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को इंक्वायरी करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली ड्यूटी है ऑडिटर की कि अगर कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं किसी को तो ऑडिटर को चेक करना चाहिए क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है, ठीक है। उसका सिक्योरिटी वैल्यूएशन चेक करना चाहिए जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है कंपनी के, और देखना चाहिए जो हाई अमाउंट के उनके लिए मॉर्गेज डीड क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। कोई सिक्योरिटी के बेसिस पर ही लोन दिया होगा, ऐसे ही हर किसी को तो लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप प्रॉपरली सिक्योर्ड, ये देखना पड़ेगा वो सेफ लोन्स एंड एडवांसेस दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो इस बारे में इंक्वायरी करे मैनेजमेंट से और अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा के देखे कि वाकई में ये मॉर्गेज डीड क्रिएट हुआ है, सिक्योर जो अमाउंट का लोन्स एंड एडवांसेस दिया उसका वैल्यूएशन सही है, ठीक है, और क्या इंटरेस्ट रेट पे दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है मार्केट से इंटरेस्ट रेट कम पर दिया हो, ठीक है। तो इस बारे में ऑडिटर को ध्यान देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। इसका मतलब है जो भी लोन्स एंड एडवांसेस फर्स्ट केस में दिया उसका इंटरेस्ट परसेंटेज देखना है क्या वो मार्केट रेट से कम तो नहीं है, ठीक है। ऐसे तो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है जिससे कंपनी को खुद को ही नुकसान हो, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में होता है मार्केट से कम प्राइस में किसी को लोन दे देना, ठीक है। तो उससे अल्टीमेटली कंपनी का ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑडिटर को देखना चाहिए क्या प्रॉपरली टर्म्स एंड कंडीशंस है या नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है क्या कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए जो मियरली बुक एंट्रीज लग रहे हों, ठीक है। जनरली ये मियरली बुक एंट्रीज वाले ट्रांजेक्शन ईयर एंड पर होते हैं, ऑडिटर को इस बारे में देखना पड़ेगा कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है, अगर हैं तो उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए ऑडिटर को, ठीक है। यहाँ सिर्फ ऑडिटर को
इंक्वायरी करने के लिए बोला गया है, कहीं रिपोर्ट करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 143(1) सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए बोल रहा है, रिपोर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ ड्यूटी है सोल्ड एसेट्स लेस देन मार्केट प्राइस अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के अलावा एक्सेप्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के लिए तो डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी को एक मेंटेन सीआरआर रेशियो मेंटेन करने पड़ते हैं, तो उनके लिए ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते हैं। पर बाकी कंपनी क्यों होल्ड करेगी एसेट्स लेस देन मार्केट प्राइस, उससे तो कंपनी को ही नुकसान होगा। तो ऑडिटर को इस बारे में इंक्वायरी करके देखना है क्या ऐसे ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हुआ जिसमें एसेट्स मार्केट प्राइस से कम में सोल्ड हो गए हों। नेक्स्ट पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट। क्या कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए वो डिपॉजिट के फॉर्म में तो शो नहीं करे। डिपॉजिट यानी कि इधर मीनिंग है रिफंडेबल डिपॉजिट के नाम पर तो नहीं शो करे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा, कंपनी क्या कर लेगी, इंटरेस्ट कैश में रिसीव कर लेगी और बुक्स में शो ही नहीं करेगी अमाउंट, ठीक है। 6th है पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो 6th पॉइंट बोल रहा है क्या कंपनी ने अपने कंपनी यानी कि कई बार क्या होता है डायरेक्टर्स को तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कंपनी के एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस इस कंपनी के अकाउंट में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं इफ़ शेयर्स अलॉटेड इन कैश, अगर शेयर्स अलॉट करें कैश में तो उनका अमाउंट कैश रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ ये ऑडिटर को देखना है, ठीक है। तो इस बारे में ऑडिटर की सेक्शन 143(1) बताता है कि ऑडिटर को इस बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑडिटर क्या करेगा, मैंने आपको बता दिया, इतने सारे पॉइंट्स बताए। ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी करने के बाद जो रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, वो जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा मैनेजमेंट से, तो ऑडिटर को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, क्या वो रेस्पॉन्स एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे और रेस्पॉन्स एक्सेप्टेबल है, इन सब के सही है तो ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर रेस्पॉन्स एडवर्स आता है, यानी कि अगर ऑडिटर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, यानी कि ऑडिटर ने इंक्वायरी कर ली, ऑडिटर ने इन सारे पॉइंट्स की इंक्वायरी कर ली, ठीक है, पर रेस्पॉन्स अगर नेगेटिव में आता है, ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कहीं फ्रॉड का चांस है या फिर कहीं लग रहा है मेयरली बुक एंट्रीज वाले ट्रांजैक्शन है, यानी कि रेस्पॉन्स ऑडिटर को नेगेटिव में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उसको ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए जो भी उसमें रेस्पॉन्स नेगेटिव यानी कि एडवर्स मिल रहा है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में ये आ सकता है, कैम में भी आ सकता है, ईओएम में भी आ सकता है, या फिर अगर इसकी वजह से इन पॉइंट्स की वजह से मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन आ रहा है तो मॉडिफिकेशन के रीजंस में आना चाहिए जिस भी पॉइंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 143(2) क्या बोलता है, आ जाते हैं सेक्शन 143(2). सेक्शन 143(2) बोलता है ड्यूटी टू मेक एंड साइन रिपोर्ट, यानी कि ये ड्यूटी टू मेक एंड साइन ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, पहला काम तो ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट। एंड सेकंड बोल रहा है साइन ऑडिट रिपोर्ट। साइन कौन कर सकता है, इंडिविजुअल के केस में कर सकता है जो भी सीए अपॉइंट करा हुआ है। फर्म के केस में कौन कर सकता है, एनी सीए पार्टनर विद सीओपी, जिसके पास सीओपी है और सीए पार्टनर होना चाहिए। फर्म के केस में नॉन सीए पार्टनर साइन नहीं कर सकता ऑडिट रिपोर्ट, ये बात बताइए सेक्शन 143(2) में, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं सेक्शन 143(3).
ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस, यहाँ बोला हुआ है, साफ बोला हुआ है रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा? रिपोर्टिंग ऑन लीगल एंड रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। सेक्शन 143(3) बताता है यहाँ ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब रिपोर्ट करना है यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में आएगा ये सारे जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा पॉइंट्स, वो कहाँ आएगा ऑडिट रिपोर्ट में, कौन से हेडिंग में आएंगे? रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ठीक है, इस नाम से आएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कौन कौन सा आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ ऐसे सिचुएशंस या रिकमेंडेशंस वेदर ये सॉर्ट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर ने जो भी मैनेजमेंट से सारे पॉइंट्स मांगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मांगा किसी चीज़ का या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है, क्या ऑडिटर को वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट से मिली या नहीं मिली ये बताना रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ने सारा एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करा या नहीं करा, ठीक है। अगर प्रोवाइड करा तो ये तो भी बताना पड़ेगा, और नहीं करा मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को नहीं दिया कोई भी विच इज़ रिलेवेंट टू ऑडिट, तो उसका आंसर नो में आएगा, यानी कि नेगेटिव में आएगा, और ऑडिटर को बताना पड़ेगा क्या चीज़ उसको इन्फॉर्मेशन नहीं बताई मैनेजमेंट ने। सेकंड पॉइंट है क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड पॉइंट बोल रहा है क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय कंपनी, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो मैनेजमेंट ने बनाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो एज पर लीगल कंप्लायंसेस है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय कंपनी है या नहीं है, ठीक है, एज पर लॉ है या नहीं है, ठीक है, ये ऑडिटर को देखना है, ठीक है। और ऑडिटर ने जो ब्रांचेस विजिट नहीं करी उसके रिटर्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस इन मेन ब्रांच है या नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस ब्रांच में ऑडिटर ने करा ही नहीं, ऑडिट के लिए गया ही नहीं, उसका मेन ब्रांच में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई एक्सेस नहीं है। जनरली क्या होगा, जो भी कंपनी की मेन ब्रांच होगी वहाँ सारे ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा रहेगा, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऊपर होना चाहिए मेन ब्रांच के अंदर सारी ब्रांच का डेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है वेदर द रिपोर्ट ऑफ ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑडिटेड बाय पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर हैज बीन सेंट टू हिम, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। थर्ड पॉइंट बोल रहा है जैसे कि आप एचओ का ऑडिटर है, ठीक है, हेड ऑफिस का ऑडिटर है, मिस्टर है, ठीक है, मिस्टर है ऑडिटर है, ठीक है, और ये उसने दी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और ऐसे ही है ब्रांच 1 है, ठीक है, कंपनी की एक ब्रांच है, एक हेड ऑफिस है, ठीक है, उसका ऑडिटर है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर बी ने क्या करा, ब्रांच की ऑडिट करी, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या दिया, मॉडिफिकेशन दिया, ठीक है, मॉडिफिकेशन दे दिया, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो अब मिस्टर है जो ऑडिटर है हेड ऑफिस का, तो क्या उसको ये मॉडिफिकेशन मेन रिपोर्ट में भी, क्योंकि फाइनल ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही इशू होगी बाय मिस्टर है, ठीक है, कंपनी की तो एक ही ऑडिट रिपोर्ट लास्ट में इशू होगी, ठीक है। तब यहाँ बोला गया जो मेन ऑडिटर है हेड ऑफिस का मिस्टर ए, उसको देखना है, जो मिस्टर है ऑडिटर है उसको देखना है क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट में भी मॉडिफिकेशन आएगा क्या। तो यहाँ कंपलसरी नहीं है कि उसकी मेन ऑडिट यानी कि फाइनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी मॉडिफिकेशन आए, क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है या मॉडिफिकेशन मटेरियलिटी लेवल के हिसाब से दिया हो, क्योंकि समथिंग विच इज़ मटेरियल एट ब्रांच लेवल में नॉट बी मटेरियल एट एंटिटी लेवल, ठीक है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में भी मॉडिफिकेशन है, या क्लीन ओपिनियन भी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद बोला हुआ है, ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट है। अब एक और डाउट आता है कि जो मिस्टर बी के वर्किंग पेपर्स है क्या उसका एक्सेस मिस्टर ए मेन ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर को मिलेगा क्या।
नहीं मिल सकता अगर मिस्टर भी मना कर देगा, क्योंकि वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, ठीक है। यानी कि ब्रांच ऑडिटर की मर्जी होगी तो ही वो मिस्टर ए के साथ शेयर कर सकता है। अगर मिस्टर ए के साथ शेयर नहीं कर रहा तो मिस्टर ए क्या कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है या फिर क्वेश्चनरी फॉर्म के अंदर भी पूछ सकता है जो भी उसको ब्रांच से रिलेटेड जहाँ भी उसको सिग्निफिकेंट डाउट लग रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि वेदर बैलेंस शीट एंड पीएनएल यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद एएस, ठीक है। बैलेंस शीट, पीएनएल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद एएस होने चाहिए, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है, या फिर इंडेस। ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। सिक्स पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है द ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। क्या ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मिले क्या, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को ऐसे ट्रांजेक्शंस मिले क्या जिसके अंदर विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ कंपनी, ठीक है। ऑडिटर ने ऑडिट करी पर ऑडिट के दौरान क्या ऐसे ट्रांजेक्शन्स डिटेक्ट हुए क्या मेन ऑडिटर को जिससे उसको लगे कि कंपनी के डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में आगे दिक्कत आ सकती है। इसका एग्जांपल है गोइंग कंसर्न, जैसे कि आप मान लो कंपनी के अंदर लेबर स्ट्राइक हो गई, ठीक है। 1 मंथ के लिए लेबर ने स्ट्राइक कर दी, तो अब क्या होगा, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा और हो सकता है कहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेनल्टी लिखी होगी अगर टाइम पे नहीं हुआ तो ये पेनल्टी हो सकता है अब परसेंटेज के बेसिस पे भी हो सकती है 18% विच इज़। तो आपको ये देखना है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी जनरली हायर अमाउंट की होती है, तो या फिर ये एक एग्जांपल हो गया लेबर स्ट्राइक हो गया, तो यहाँ ऑडिटर को देखना है कोई फाइनेंशियल इंडिकेटर या ऑपरेटिंग इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या जिससे बाद में कंपनी को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल है सप्लायर्स ने क्रेडिट पे माल देने से मना कर दिया, सिर्फ वो कैश पर ही दे रहे हैं अब। तो ये आपका सिक्स्थ पॉइंट है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट बोल रहा है क्या कंपनी के अंदर डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड हुआ है क्या, ठीक है, फ्रॉम अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड कब होता है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, एक जो कंपनी का डायरेक्टर है वो दूसरी कंपनी का भी डायरेक्टर सेम पर्सन हो सकता है। दो कंपनी, ए कंपनी और बी कंपनी, ठीक है, इसका डायरेक्टर एक ही है, ठीक है। अब डायरेक्टर ने क्या करा, अपन इधर के ऑडिटर है, ठीक है। बी कंपनी में क्या हुआ, बी कंपनी सही से डिविडेंड पे नहीं कर रही, जानबूझ के कंपनी लोगों को लेट डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है। इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रही, फाइलिंग एनुअल रिटर्न समय पर फाइल नहीं कर रही, ठीक है। तो क्या हुआ, बी कंपनी से ये डी वाला डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड हो गया, ठीक है। तो अब एक बार डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड हो जाता है तो वो 5 साल के लिए होता है, ये मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूँ। तो वो एक कंपनी का भी डायरेक्टर है तो वो एक कंपनी से भी डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। एक कंपनी से अगर डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड हुआ तो वो दूसरी कंपनी से भी डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, इसके बाद है 8th पॉइंट पर आ जाते हैं अपन। एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड विद, ठीक है। 8 पॉइंट के अंदर बोल रखा है हाउ टू डील व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट मेंटेन बाय कंपनी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में से पूछा था क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखी है क्या कंपनी ने। 8th पॉइंट क्या बोल रहा है, कैसे डील करना है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखना है जो ऑडिटर क्या क्वालिफिकेशन, रिमार्क यानी कि रिजर्वेशन का मतलब है अपन इस तरीके से लाइन लिखते हैं ना, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट जो भी मैटर आपको जो भी मैटर ठीक नहीं है उसके बारे में बता दें, ठीक है। तो अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है और ऑडिटर को लग रहा है ये सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है, तो ऑडिटर 705 में जा सकता है यानी कि मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन में जा सकता है, ठीक है। 9th पॉइंट बोल रहा है क्या कंपनी के अंदर एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है या नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ देखना है क्या
ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल, यानी कि वो कंट्रोल्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी ऑडिटर को देखना है, ठीक है। यहाँ सिर्फ देखना है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। ऑडिटर को इतना ही देखना होता है। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। गाइडेंस नोट में दे रखा है, ठीक है। गाइडेंस नोट में क्या दे रखा है, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी के अंदर सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट को बोर्ड्स रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि जो भी कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वो प्रॉपर है, ठीक है, एडिक्वेट है, प्लस सही से काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसने प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स के लिए भी सेफगार्ड्स रख रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा है, गाइडेंस नोट में मैनेजमेंट के लिए लिख रखा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, ठीक है, पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो चेक करना है ऑडिटर को, ठीक है। सही से वर्क कर रहे हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये तो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि आप समझ गए होंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक टर्म है। सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड ही कंट्रोल्स देखने ऑडिटर को, ठीक है, कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये अपना ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अब इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तीनों के अंदर डिफरेंस अपन चैप्टर 4 में देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 इसी बारे में ही है, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। किस किस कंपनी पर एप्लीकेबल है रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स किस कंपनी के में ऑडिटर को रिपोर्ट करना नहीं है, ठीक है। तो नॉट अप्लाई टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज़ ओपीसी स्मॉल कंपनी, या फिर टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एंड बोर्डिंग्स लेस देन 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इन कंपनी पर अप्लाई नहीं है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स वाला पॉइंट, ठीक है, जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इन कंपनी पर अप्लाई नहीं है, ठीक है, यानी कि ये सब छोटी कंपनी है, ठीक है। टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ और बोरिंग्स साथ में लिखा हुआ है, बोरिंग्स पे 25 करोड़ से कम ही रहनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कभी भी 25 करोड़ से ज़्यादा की बोरिंग्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप आ जाओ, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप ICAI मॉड्यूल्स के साथ साथ देखते चल, मतलब आप देख लो, मैं आपको समझाते जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड रूल 11, ठीक है। अब अदर मैटर्स के लिए भी ऑडिटर को देखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये सारे मैटर्स भी ऑडिटर को इंक्लूड करने पड़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। पहला पॉइंट है, क्या कंपनी के अंदर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है क्या, पेंडिंग लिटिगेशन क्या कंपनी ने डिस्क्लोज करा है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ऑडिटर को ये चेक करना है, ठीक है, और इस बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, क्या कंपनी ने प्रोविज़न बनाया एज पर एप्लीकेबल लॉ एंड ES, ठीक है। या फिर थर्ड पॉइंट बोल रहा है डिले इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, क्या कंपनी ने इसमें कोई डिले करा है क्या, ठीक है। अगर इसका आंसर यस भी है या फिर नो है, दोनों केस में ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये मैटर्स को इंक्लूड करना है, ठीक है, चाहे आंसर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये बात को डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अब डी पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है, ठीक है, वेदर द मैनेजमेंट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ये वाली लाइन आप मॉड्यूल से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है अल्टीमेट बेनिफिशियरी, ठीक है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो अपन इस प्रोसेस को समझते हैं। मान लो एक कंपनी 1 है, ठीक है, इसने क्या करा, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कंपनी 2 के अंदर, ठीक है। कंपनी 2 ने क्या करा, जो कंपनी 1 का पैसा था एज इट इज़ कंपनी 3 में डाल दिया। कंपनी 3 ने क्या करा, ये जो यहाँ से जो पैसा आ रहा है उतना ही अमाउंट कंपनी 4 में डाल दिया, ठीक है। कंपनी 4 ने क्या करा, ये इन्वेस्ट कर दिया या फिर लोन दे दिया XYZ कंपनी को, तो अल्टीमेटली एक चेन बन रही है, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में कंपनी 1 ने XYZ कंपनी के अंदर पैसा डाला है, ठीक है। डीम्ड बोल सकते हो, या फिर अगर आउटसाइड इंडिया
ये कंपनी है तो इस तरीके से डाला है, ठीक है। यानी कि हाइड करना चाहती है कंपनी की, उसने कंपनी वन ने डायरेक्ट XYZ कंपनी में डाला है, तो इस तरह की चेन चल रही है। तो ऑडिटर को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और ऑडिटर सबसे पहले क्या कर सकता है, ऑडिटर कंपनी के मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी वाला कोई भी केस नहीं है, ठीक है। और अगर केस है तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर में बता दिया कि डिस्क्लोजर में लिख रखा है डेट नो फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड और नॉट गिवन टू एनी अदर एंटिटी, ठीक है। यानी कि ऑडिटर सबसे पहले क्या कर सकता है, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। मैनेजमेंट बता देगा अगर ऐसा केस है, यस है, तो ऑडिटर फिर आगे देख लेगा क्या करना है। नहीं है तो ऑडिटर को एक बार चेक करना है कहीं उसको ऐसा ट्रांजैक्शन डिटेक्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, अगर होगा तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर में आ जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है, अपन इस कंपनी के दें, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है आप ऐसी कंपनी में हो जहां आपको फंड्स रिसीव हो रहा है, ठीक है। पहले पॉइंट में देखा था आप पैसे दे रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। सेकंड पॉइंट बोल रहा है आपको कहीं से फंड्स इस साइकिल की चेन की तरह, मतलब आपको फंड्स रिसीव हो रहे हैं, तो भी आप ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना सेम मेथड फॉलो करना है, ठीक है, मैनेजमेंट से। थर्ड पॉइंट बोल रहा है बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर्स, ये वाली लाइन पर आ जाइए। तो ऑडिट प्रोसीजर लगाकर, तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर लगाकर देखना है कि ट्रांजैक्शंस रीजनेबल या अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड रीजनेबल and appropriate in the circumstances, nothing has come to their notice that has caused them to believe that the representations under subclause first and second contain any material misstatement, ठीक है। थर्ड पॉइंट दोनों पर डिपेंडेंट है, यानी कि थर्ड पॉइंट बोल रहा है ऑडिटर को सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के भरोसे नहीं रहना है, ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर भी कंफर्म करना है कि वाकई में इस तरह का कोई चेन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप आगे ऐसे में पढ़ोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाले ऐसे में पढ़ोगे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसके भरोसे और कुछ काम कर ही नहीं ऑडिटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड पेड हैज बीन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ या रेगुलेशंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ गया ये आपके पास, ठीक है। डिविडेंड एज पर कंप्लायंस होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑडिट ट्रेल के बारे में बोल रहा है, ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए कंपनी के अंदर, ठीक है। अब ऑडिट ट्रेल में क्या होता है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट टू एंड रिकॉर्ड होता है। अगर बीच में मान लो परचेज एंट्री का ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ फिर कैंसिल हो गया, तो भी ये ऑडिट ट्रेल में आ जाना चाहिए ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ऑडिट ट्रेल कभी भी टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, वो साल भर चालू रहनी चाहिए, ठीक है। फिर आपकी बुक के अंदर नोट में एक पॉइंट लिख रखा है, क्या रेम्युनरेशन डायरेक्टर को इन एक्सेस ऑफ लिमिट दिया है, अगर दिया है तो वो रिपोर्ट में आना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में आता है, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में आना चाहिए, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं सेक्शन 143(4). ये बोल रहा है अगर ऑडिटर ने कहीं भी नेगेटिव कमेंट दिया है, ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स में अपन ने देखे और इसमें कहीं भी अगर ऑडिटर ने नेगेटिव कमेंट दिया है तो उसको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रीज़न भी देना पड़ेगा कि आखिर उसने ये नेगेटिव कमेंट क्यों दिया ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक के अंदर 143(9) है सेक्शन, ठीक है। आप क्या करना, साथ साथ में आप ICA मॉड्यूल भी साथ में देखते चलो ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। मैं एक टाइम पर आपको एक ही कंटेंट बता सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप क्या करो साथ साथ में देखते जाओ, पॉइंट्स कहीं भी डाउट है तो आप वहीं कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। इसके बाद है सेक्शन 143(9). सेक्शन 143(9) क्या बोल रहा है, ड्यूटी टू कंप्लाई विद ES वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि ES का कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 143(11). सेक्शन 143(11) बोलता है ड्यूटी टू रिपोर्ट सच मैटर्स एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद NAFRA, ठीक है।
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यानी कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बोल रहा है कि ये मैटर रिपोर्ट के अंदर आना चाहिए, तो वो मैटर रिपोर्ट में आना चाहिए। इसका एग्जांपल है कारो 2020, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 143(12). सेक्शन 143(12) क्या बोलता है? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग ₹1 करोड़ और अबव, यानी कि एक बार आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सेक्शन 143(12) बोलता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग ₹1 करोड़ और अबव, यानी कि सेक्शन 143 बोलता है अगर ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई फ्रॉड मिलता है जिसका अमाउंट ₹1 करोड़ है, तो वो मैटर को ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिल गया या फिर रीज़न टू बिलीव डेट देयर इज़ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, या फिर फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट में कोई फ्रॉड मिल रहा है, ठीक है, और वो अमाउंट क्या इंडिविजुअली 1 करोड़ और अबव है, ठीक है, 1 करोड़ और अबव अमाउंट का है, तो वो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर फ्रॉड फाउंड हो गया तो ऑडिटर को क्या करना है, 2 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है, ठीक है, उस फ्रॉड के बारे में, ठीक है। अब इनके पास 45 डेज़ का टाइम है जवाब देने के लिए। अगर ये 45 डेज़ के अंदर जवाब नहीं देते या फिर 45 डेज़ के अंदर जवाब दे देते हैं, तो ऑडिटर को क्या करना है, ये मैटर को सीजी को भेजना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ये एमसी को मैटर भेज देगा, ठीक है, फ्रॉड का। अगर ऑडिट कमेटी रेस्पॉन्स 45 डेज़ के अंदर आंसर दे भी रही, यस, ठीक है, यस और नो, ठीक है, दोनों ही केस में ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी ने रेस्पॉन्ड कर भी दिया, नो रेस्पॉन्स रिसीव्ड, ठीक है, अगर रेस्पॉन्स नहीं मिला तो 45 डेज एंड होते ही ऑडिटर को ये रेस्पॉन्स भेजना है कि ऑडिट कमेटी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, और ये ऐसा का ऐसा मैटर सीजी के पास चला जाना चाहिए, ठीक है। अगर बीच में ही मिल गया 45 डेज़ के अंदर ही है ऑडिट कमेटी ने रेस्पॉन्स दे दिया, तो उस दिन के विदिन 15 डेज़ के अंदर ये मैटर सीजी को पता चल जाना चाहिए, यानी कि विदिन 15 डेज़ के अंदर ये मैटर चला जाना चाहिए, ठीक है। इनके पास ऑडिट कमेटी के पास टाइम है 45 डेज़ का रेस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। अगर वो मान लो इन्होंने 18 दिन के अंदर ही ऑडिट कमेटी ने रेस्पॉन्स कर दिया, तो 19th डे से ही शुरू हो जाएगा। विदिन 15 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये मैटर चला जाना चाहिए, ठीक है। नहीं भेजा, 45 डेज हो गए ऑडिट कमेटी को भेजे हुए, तो ये 45 डेज़ के एंड होती 46th डे, ये 46 डे से चालू हो जाएगा, 15 दिन ये मैटर सीजी के पास चला जाना चाहिए, ठीक है। इसमें आ जाएगा क्या नेचर ऑफ फ्रॉड है, कितना अमाउंट है, ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है। अब सवाल आता है अगर फ्रॉड का अमाउंट ₹1 करोड़ से कम है तो क्या होगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आना चाहिए, ठीक है। विदिन 2 डेज ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट कमेटी, या अगर ऑडिट कमेटी नहीं होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा, और फिर ये मैटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आएगा। ये पॉइंट्स आ जाएंगे, नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, ऑडिटर ये सब बता देगा, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है और उसका क्या रेमेडी एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद एक टॉपिक आता है पनिशमेंट, सेक्शन 143(12). अगर ऑडिटर ने ये मैटर सीजे को नहीं बताया या फिर रिपोर्टिंग नहीं करी ऑडिटर ने, तो क्या होगा, ठीक है, ये सेम अप्लाई कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर सीएसी इन प्रैक्टिस है उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के केस में पेनल्टी है 5 लाख, अदर कंपनी के केस में पेनल्टी है 1 लाख, ठीक है। अब कुछ डाउट आता है यहाँ, कुछ वर्डिंग्स क्लियर नहीं, तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 143(12) क्या सारी कंपनी के लिए अप्लाई क्या, तो हाँ, क्योंकि इसमें कहीं लिख नहीं रखा ये किन कंपनीज के लिए अप्लाई है, प्राइवेट कंपनी के लिए भी अप्लाई रहेगा, ठीक है। सेक्शन 143(12) यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, ठीक है। अब मान लो यहाँ वर्ड लिखा हुआ था इंडिविजुअली 1 करोड़ और अबाव होगा तभी सीजी को रिपोर्ट करना है। मान लो एग्रीगेट करके 4 करोड़ हो रहा है और इंडिविजुअली 1 करोड़ से लेस हो रहा है, तो भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ आपको लग रहा है अगर इंटेंशन फ्रॉड का है तो ऑडिटर को एज अ सेफ साइड चलना चाहिए, एज एन गुड फेथ उसको बता देना चाहिए, रिपोर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप चार्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेम मॉड्यूल के अंदर बना हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ है या उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले जैसे ही पता चला ऑडिटर को फ्रॉड है 1 करोड़ से ज़्यादा का, ठीक है, विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट करना है बोर्ड या ऑडिट कमेटी। इनके पास, ऑडिट कमेटी के पास टाइम है 45 दिन का रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर उन्होंने विद इन टाइम रिप्लाई कर दिया तो जिस दिन रिप्लाई करा उस दिन के 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जानी चाहिए। अगर उन्होंने 45 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करा तो लास्ट डे ऑडिटर को क्या करना है, जो भी भेजना पड़ेगा ऑडिटर को कि ऑडिट कमेटी ने रिप्लाई भी नहीं करा और जो फ्रॉड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। नेचर ऑफ फ्रॉड बताना है, अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक बात लिखी हुई, अगर ऑडिटर को लग भी रहा है, यहाँ एक लाइन बता देता हूँ। इफ़ एन ऑडिटर हैज़ रीज़न टू बिलीव, अगर ऑडिटर को लग रहा है फ्रॉड हो गया या फिर चल रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी ने करा है, ठीक है, तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है, ठीक है। पहले जब ये लॉ आया था, कानून आया था, तो इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि कितना अमाउंट है, ठीक है। तो उसके बाद एक रूल आया, उसके अंदर ये लिमिट तय हुई कि 1 करोड़ से ज़्यादा का होगा तभी ऑडिटर को ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, सेम ICI मॉड्यूल से पढ़ सकते हो या फिर आपके पास जो बुक है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ओके।